सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस नए वीडियो में। और जैसे कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूरा का पूरा साइंस 20 नंबर का आने वाला है, तो क्यों ना हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे ढंग से समझ ले, ताकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जब आपसे साइंस का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर करके आ जाएं। देखिए, हालांकि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैं अपने पहले दूसरे वीडियो में आप देखेंगे, मैं जो सॉलिड लिक्विड गैस या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के बारे में जो मैंने पढ़ाया है, उसमें लगभग इसकी झलक को मैंने उसमें दिया है, लगभग इसके कुछ टॉपिक को उसमें पढ़ाने की कोशिश किया है। लेकिन स्पेशली आज की इस वीडियो में मैं तत्वों के बारे में अच्छे ढंग से मैं समझा देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा ना आपका, तो साइंस के लगभग क्वेश्चन हमको तत्वों से रिलेटेड लगभग 4, 5, 6 क्वेश्चन देखने को मिल गया। अब मेरे को तो पूरा जो है ना एकदम शॉक लग गया कि अरे यार, क्यों ना मैं तत्वों का स्पेशल टॉपिक आपको अच्छे ढंग से एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा दूं, ताकि तत्वों को पहचानने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पता है, आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, लेकिन आप जो है ना वो आप पहचानने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो जाती है और आप सही ढंग से नहीं पहचान पाते। आप तो ऐसे जानते हो ना कि धातु कठोर होता है, अधातु कठोर नहीं होता है, और उपधातु जो धातु अधातु दोनों का गुण रखता है। तो ये सब अदरक लहसुन प्याज की स्टेटमेंट याद रखने से आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, जबकि इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, उस पर कमांड करने की ज़रूरत है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम तत्वों से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सबको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं आपको पूरे तत्वों से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है और जितना भी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको पूरा का पूरा जो है ना कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं। बस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना है और फिर देखिएगा कितना मजा आने वाला है। और जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे ना, तो तत्वों से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस आपको घबराना नहीं है, पूरे कंसेप्ट को लाइन बाय लाइन से बढ़िया से और बारीकी से समझना है। देखिएगा, मैं एनसीईआरटी बुक को जब उठाया तो उसमें लिखा था अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग 118 से 20 के आसपास में देखा गया है। मतलब 118 से लेकर के 20 तक के आसपास में, मतलब 100 से ऊपर। इनमें से 92 जो है ना तत्व है जो प्राकृतिक रूप से है, मतलब प्राकृतिक ने खुद बनाया है। बाकी शेष जो है ना मानव निर्मित है। अब आप कहेंगे कि जो मानव निर्मित वो कैसे हैं, तो वो लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, ठीक है ना। अब वहां पर थोड़ी सी एक और लाइन को समझ लीजिए। 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहते हैं, समझ रहे हैं ना, गैसीय अवस्था में। और 2 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं। समझ में आ गई बात क्लियर। अब यहाँ पर नहीं पूछेगा सर ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, ये सब जितने भी अदरक लहसुन प्याज वाली टॉपिक है ना, मैं ऑलरेडी पहले वाली वीडियो में 1-2 वीडियो में अपलोड किया हूँ साइंस का, उसमें आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट टॉपिक के नाम से मैं वीडियो और थंबनेल को सेट किया हूँ। आप देखते ही वीडियो को आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये इसी से रिलेटेड इसमें कंसेप्ट पढ़ाया गया है। यहाँ पर देखिए, आज के इस वीडियो में मैं तत्वों को वर्गीकृत करके स्पेशलिस्ट बहुत ही अच्छे ढंग से स्पेशली हर एक टॉपिक को ना बहुत ही बारीकी से मैं समझा देना चाहता हूं, और धातु अधातु और उपधातु को पहचानने की ट्रिक भी मैं समझाने वाला हूं। बस आप देखिएगा कितने लॉजिक के साथ और कितने इत्मीनान और अच्छे ढंग से मैं पढ़ा रहा हूं। आपको भी लगेगा कि यूट्यूब पर पहली बार ऐसा देखने को मिला। अभी तक जहां कहीं भी आप पढ़े होंगे, आई नो वेरी वेल दैट कि आप पढ़े होंगे और बहुत सारे ट्रिक को देखे होंगे, बट मैं जो अभी ट्रिक लेकर के आया ना, बड़ी मेहनत करके और बड़ी ही मेहनत और मुशक्कत के साथ ये ट्रिक बनाया हूँ। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है आपको पूरा समझ में आ जाए। यहाँ देखिएगा, बात करते हैं कि तत्वों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, धातु, अधातु, उपधातु। मतलब एक बच्चा वाली स्टेटमेंट समझ लीजिए। धातु किसे कहते हैं? जो कठोर होता है। अधातु जो कठोर नहीं होता है। और उपधातु जो कठोर और कठोर नहीं होता है, इन दोनों का जो गुण रख रहा है, यानी जो धातु अधातु दोनों का गुण रख रहा है, उसे उपधातु की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या आपको याद कर लेने से डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा? देयर इज नथिंग एज सच। आपको समझना होगा धातु की पहचान। अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन धातु है, सपोज मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ दिया आपसे 1 नंबर कि बताइए निम्नलिखित में से कौन धातु है, और 4 ऑप्शन दे दे, 1, ठीक है ना, 2 और 3 और 4, ABCD 4 ऑप्शन दे दे, और पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन धातु है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन दे दें, ऑक्सीजन दे दें, यहाँ पर आर्गन दे दें। समझिएगा, थोड़ा सा वीडियो हल्का सा लंबा होगा, बट आपको बहुत अच्छे ढंग से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सोडियम दे दें, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या दे दे आपको, यहाँ पर दे दे आपको फ्लोरीन दे दें, फ्लोरीन दे दें, और बोल दे कि इसमें से कौन है जो धातु है। तो आप क्या करेंगे, आपको जानकारी रहेगा, याद रहेगा, तब तो आप टिक लगा दें। लेकिन एक लॉजिक और एक ट्रिक को जब आप समझ लेंगे ना, जो मैं बताने
के लिए इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बता रहा हूं, अगर इस लॉजिक और ट्रिक को समझ जाएंगे ना तो आंख बंद करके लगभग तत्वों को, धातु की पहचान करके आप टिक लगा देंगे। यहां पर देखिएगा, धातु जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल, समझिएगा जरा ध्यान से, धातु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल। और इस मेटल को जो हम लिख रहे हैं वो एम से शुरुआत हो रहा है कि नहीं, और इसकी शुरुआत किससे हम लिख रहे हैं? एम से। ध्यान रखिएगा, ट्रिक इसका है कि लास्ट में एम आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एम, यानी धातु के अंदर जितने भी तत्व आएंगे ना उसके लास्ट में एम या IUM, यम देखने को, उसका प्रोनाउंसिएशन हम यम करेंगे। जैसे देखिएगा सोडियम, सोडियम। अब देखिएगा म आ रहा है ना, समझिएगा ध्यान से। लगभग मैंने आपको धातु की पहचान करने की ये जो लॉजिक बताना ना, जो ट्रिक बताना, लगभग इसी से पकड़ में आ जाएगा कि ये धातु है। अब यहाँ पर देखिए अगला लिथियम, देखिएगा लिथियम आ रहा है कि नहीं? यम, यम आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिएगा यम। सोडियम इस तरह अगर लिखेंगे तो सोडियम इस तरह लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? सोडियम। तो एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लिथियम, यहाँ पर देखिए लिथियम, एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी धातु की पहचान करना हो, 1 से 18 20 तत्वों में अगर उसमें से धातु को निकाल करके बाहर रखना है, एक अलग डब्बा में रखना चाहते हैं धातु को, तो याद रखिएगा उसमें जितने भी लास्ट में लगभग, मतलब हम एक बात बता रहे हैं, बाकी हम उप धातु को जब हम दिखाएंगे ना तो कुछ ऐसे उप धातु हैं जो मतलब धातु की तरह मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन उसको छोड़ करके, मतलब साते को ना है उसको छोड़ करके चलना है। लेकिन फिर यहाँ पर समझिए, धातु जिसको इंग्लिश में हम लोग मेटल कहते हैं, और मेटल हम लोग किससे लिखते हैं? एम लेटर से लिखते हैं, इसकी स्टार्टिंग लेटर एम है। तो जाहिर सी बात है कि धातु की पहचान करने के लिए हम लास्ट में देखेंगे कि एम आ रहा है तो ये धातु है। जैसे सोडियम में एम लास्ट आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया है? सोडियम, धातु। लिथियम हो गया ना। अब यहाँ देखिए पोटेशियम, 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 एम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लगभग धातु की पहचान लास्ट में एम से हम लोग पहचान लेंगे, और लास्ट में उसका प्रोनाउंसिएशन अगर लिखा भी रहेगा ना, यम आएगा ना, तो समझ जाइए कि ये यही लॉजिक और यही ट्रिक है कि वो धातु की पहचान की जा सकती है। अब बात करते हैं अधातु, नॉन मेटल, ठीक है ना। लास्ट में एन या इन या ई एन देखने को मिलेगा, अन इन, ठीक है ना। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देख रहे ना, ई एन देखना। मतलब यहाँ पर सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भी एक लॉजिक है समझने का। अधातु को इंग्लिश में नॉन मेटल कहते हैं, तो इसका भी जो हम लिख रहे हैं नॉन मेटल, तो इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है? किस लेटर से लिखा रहा है नॉन मेटल? तो एन से ना। तो लास्ट में भी देख लीजिएगा इसमें एन आएगा। क्या आएगा? लास्ट में एन आएगा। देखिए लास्ट में एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें भी लगभग ऐसे तत्व मिलेंगे जिसके लास्ट में एन देखने को मिलेगा। इससे आपको डायरेक्ट अंदाजा लगा लेना है कि ये अधातु है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ देखिए फ्लोरीन, देख रहे हैं ना, IN आ रहा है, तो ये छोड़ो ना यार, ये IN और EN का झंझट छोड़ो, लास्ट में N देखना है। मतलब जिस तत्व के लास्ट में माने लिखने के क्रम में N देखने को मिले, न देखने को मिले, न, समझ रहे हैं ना, न देखने को मिले, ये क्या है? ये अधातु है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को। बहुत मेहनत और मुशक्कत के साथ ये हम जो है ना ट्रिक और लॉजिक ये तैयार किए हुए हैं। तो लास्ट में न या NEN देखने को मिल जाए तो ये क्या है? आपका अधातु है। क्या है? अधातु है। अब यहाँ देखिए उपधातु, उपधातु की पहचान कैसे करेंगे भाई? तो पूरे 1 से 18 20 तत्वों में, जिसमें से 92 प्राकृतिक तत्व है, इनमें से उपधातु टोटल मिलाकर के 7 है, टोटल 7। और आप 2-3 जो है ना, 2 ही 3 जो है कि उपधातु का नाम याद रखते हैं और आप मतलब गड़बड़ हो जाते हैं, उसमें दिए गए ऑप्शन को आप सही से चुन नहीं पाते। अरे यार, पूरे जिंदगी में 7 गो उपधातु का नाम याद रखना है, काहे नहीं याद कर सकते हैं? अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो देखिए ना, मैं यहाँ पर ट्रिक लेकर के आ गया हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको रटवा देना चाहता हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए। अब आपसे पूछेगा भी ना एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, तो या तो आप ये पूरा याद कर लिए हैं, ठीक है ना, पूरा याद कर लिए। मान लीजिए एक गवर्नमेंट कॉलेज अगर लेना है, एक सीट लेना है, तो या तो आप 7 याद कर लीजिए, और नहीं तो एक ट्रिक के माध्यम से ये याद कर लेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका 1 नंबर नहीं छूटेगा। सुनिएगा, उपधातु, उपधातु की टोटल संख्या कितनी है? 7। यानी उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी 1 से 18 20 तत्व हैं, उसमें से टोटल उपधातु की संख्या 7 है। अब आपको याद करना है। जैसे आप याद करेंगे तो ऐसे याद कर सकते हैं: आर्सेनिक, पोलोनियम, एंटीमनी, सिलिकॉन, बोरान, जर्मेनियम, टेल्यूरियम। लेकिन इसका ट्रिक है, देखिए किस तरीके से, सुनिएगा। अरे लो नियम लगा टीम में, कौन रन जमा के मारा टेलियो। ध्यान से सुनिए, जब इसको आप कहेंगे ना तो
थोड़ी सी मतलब अजीब लगेगा, लेकिन जब 2-4 बार कह देंगे ना, क्योंकि गाना जो है ना नया नया रिलीज होता है तो आप उसको गाने में भी अनकम्फर्ट फील करते हैं, लेकिन जब आप उसको 2-4 बार दोहरा देते हैं ना तो वो गाना जो है ना एक लय के साथ निकलने लगता है। इसको भी आप कहिए ना, देखिए कितना मजा आएगा। अरे लो नियम लगा, अरे लो नियम लगा, किस चीज़ का नियम लगा, किस में नियम लगा, टीम में, जो टीम हम लोग बना रहे हैं ना उसमें, उस टीम में क्या लगा, नियम लगा। कौन रन जमा के मारा, कौन रन जो है ना जमा के मारा, टेल यू। थोड़ा सा आप समझने के लिए तो थोड़ा सा इंग्लिश भी लास्ट में ला दिए हैं, तो इसको भी समझ लो। यहाँ पे देखिए अरे से हो जाएगा आर्सेनिक, क्या हो जाएगा, अरे से हो जाएगा आर्सेनिक। अब देखिए लो नियम से हो जाएगा पोलोनियम, तो देखिए आर्सेनिक और पोलोनियम दोनों खत्म हो गए, दो इसी में आ गए। अरे से हो गया क्या चीज, आर्सेनिक, और लो नियम से हो गए पोलोनियम। अब देखिए लगा को हटा दीजिए, टीम से हो जाएगा एंटीमनी, यहाँ देखिए टीम से हो जाएगा एंटीमनी। उसके बाद से कौन, कौन से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, देख रहा है ना, कौन से क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। उसके बाद से रन से क्या हो जाएगा, रन से बोरॉन, ठीक है ना, बोरॉन। उसके बाद से जमा के जर्मेनियम, जमा से जर्मेनियम। और टेलियो, बताओ, मैंने टेलियो मतलब आप बताओ, तो टेलियो से हो जाएगा टेलियूरियम, यहाँ देखिए टेलियूरियम। अच्छा लगा कि नहीं लगा। देखिए अब यहाँ पर पूरा का पूरा फिर से एक बार कंसेप्ट को समझ लीजिए। मैंने क्या बताया कि अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या पूरे 118 से लेकर 120 तक के आसपास में, जिनमें से 92 प्राकृतिक तत्व हैं, और उनमें से 11 ऐसे तत्व हैं जो कमरे के तापमान में गैसीय अवस्था में रहते हैं, और 2 ऐसे तत्व हैं जो द्रव अवस्था में रहते हैं कमरे के तापमान पर। और तत्वों को हमने 3 वर्गों में बांटा, पहले को धातु, दूसरे का अधातु और तीसरे के उपधातु। धातु की पहचान करने की मैंने क्या ट्रिक बताया, ये बताया कि लास्ट में एम देखना है तो लगभग धातु की पहचान हो जाएंगी, और अधातु में क्या देखना है, क्योंकि अधातु हम इंग्लिश में नॉन मेटल लिखते हैं तो एन से शुरुआत हो रही है, तो लास्ट में एन देखना है, इससे भी लगभग अधातु की पहचान हो जाएगी। और उपधातु की मैंने 7, पूरे पीरियोडिक टेबल में पूरे 7, देयर आर 7 मेटलॉइड्स इन द पीरियोडिक टेबल। और आपको याद कराने की मैंने ट्रिक जो बताया, अरे लो नियम लगा, टीम में कौन रन जमा के मारा, टेल यू। और इस ट्रिक को पूरा 2-4 बार जब बोलेंगे ना, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए, अब एक और कंसेप्ट जो मैंने देखा कि तत्व से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि यहाँ तक तो वीडियो हम पूरा खत्म नहीं करना चाहते हैं, अगर चाहते तो यहाँ तक भी खत्म कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट को समझ लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा। पहला बात कि आपसे तत्व से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि बताइए जिसकी संयोजकता, सुनिएगा, जिसकी संयोजकता, ठीक है ना, 1 2 3 हो, समझिएगा, जिसकी संयोजकता 1 2 3 हो वो क्या होता है, 1 2 3, जिसकी संयोजकता 1 2 3 हो वो क्या होता है, ठीक है ना। या संयोजक इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, संयोजक इलेक्ट्रॉन क्या है, किसको कहते हैं। और तो और संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, देखिए इतना बात भी पूछ रहा है तत्व से ही रिलेटेड। संयोजकता इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, किसे कहते हैं, संयोजकता क्या है, संयोजक इलेक्ट्रॉन के, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। सुनिएगा ध्यान से, मैं आपको बता दे रहा हूं। सपोज मान लीजिए कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, 11। तो हम अष्टक के हिसाब से समझाते हैं आपको। हम तत्व के बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि मैंने परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, और इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो इसके अष्टक होते हैं, इसके कक्षा होते हैं। पहली कक्षा को के कहते हैं, दूसरी कक्षा को एल, और तीसरी कक्षा को एम, और चौथी कक्षा को एन। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरी कक्षा में 8, और तीसरी कक्षा में 18, नहीं तो 8 भी से भी संतुष्ट हो जाएगा। इसमें 32, नहीं तो ये 18 से भी, या नहीं तो 8 से भी संतुष्ट हो जाएगा। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना लाजिम है, अगर नहीं होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सपोज मान लीजिए सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। अब इसको आपको कक्षा के अनुसार सजाना है, तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बचा कितना, 9। अब यहाँ पर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 2 10 हो गए। बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो बाहरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं, समझिएगा इस बात को। बाहरी कक्षा में बचे हुए इलेक्ट्रॉन को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3, सिर्फ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे तो उसको धातु कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा है, जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे उसे क्या कहते हैं, बताइए। ऐसे तत्व जिसके बाहरी कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचे, या सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, या सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उसको क्या कहते हैं, तो आपको कहना है धातु कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, जब तक
1 2 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा बाहरी कोश में, यानी जिसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होंगे वो धातु होंगे। इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऑलवेज कीप इन माइंड। उसके बाद से जिसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, सुनिएगा 4, तो वो धातु अधातु दोनों के गुण रखने वाले होते हैं, लगभग उपधातु की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन जिसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, केवल 8 इलेक्ट्रॉन बचे, वो उच्च किस्म के गैस होते हैं, यानी नोबल गैसेज हैं, यानी अक्रिय गैसेज हैं। वो हमारे वायुमंडल में रहते हैं लेकिन किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये हो गई बातें। अब सुनिए, अब 1 2 3 तो हो गए बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजक इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 हो गए, लेकिन संयोजकता क्या है? तो संयोजकता भी सेम होता है, संयोजकता भी सेम होता है। संयोजकता क्योंकि ये 1 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजकता क्या हो जाएंगे? 1 2 3 ही हो जाएंगे। संयोजक और संयोजकता सेम हो जाएंगे, 4 तक सेम हो जाएंगे, तो ये धातु हो जाएंगे। लेकिन बात आती है कि जिसके बाहरी कोश में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन बचे, मैंने बाहरी कोश में, जो बाहरी कोश में जिस तरह 1 बच रहा था उसी तरीके से 5 बचे या 6 बचे या 7, तो ये क्या है? तो ये है अधातु। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जिसके बाहरी कोश में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन बचे उसको क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा कि वो एक अधातु है, अर्थात गैस है, ये भी आप कह सकते हैं। और इसका पूछेगा कि इसको हम क्या कहते हैं, अच्छा ये भी पूछ सकता है कि जिसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 5 6 7 बचे उसको क्या कहते हैं, तो अधातु कहते हैं। और इसकी संयोजकता कितनी होती है? अगर किसी ऐसे तत्व हैं जिसके संयोजक इलेक्ट्रॉन 5 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इतना भी घुमा फिरा करके पूछता है। तो आप 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगे। तो आप 3 से आप धातु मत डिसाइड कर लीजिएगा, बस इसकी संयोजकता मतलब कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसी को संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? 8 में से 5 घटाएं, 3 बच गया, तो 3 क्या हो गया? इसकी संयोजकता, ठीक है ना। अब यहाँ पर जिसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन बचे, अर्थात संयोजक इलेक्ट्रॉन 6 बचे, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 2 होगी। 8 में से 6 घटाएंगे 2। अच्छा, जिसके बाहरी कोश में संयोजक इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होंगी। और जिसके बाहरी कोश में संयोजक इलेक्ट्रॉन 8 है उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगी? 0 होगी। आपको 0 बताना है, ठीक है ना। तो ये रही आपका पूरा का पूरा धातु अधातु और उपधातु से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। और मैंने जो कुछ भी आपको समझाने की कोशिश किया, मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मुझे आपसे यही उम्मीद है कि इतना सारा मेहनत और मुशक्कत के साथ मैंने जो ट्रिक और लॉजिक आपको समझाने की कोशिश किया, बड़ा ही मतलब इत्मीनान से इस बात को आप समझे होंगे, बड़े ही अच्छे ढंग से समझे होंगे। तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। प्यारा प्यारा जब आपका कमेंट आता है ना तो एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।